और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा कारों के बहने की भी है। तमिलनाडु के चेन्नई में कई कारें पानी में बहती नजर आई तो एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। इतना ही नहीं, वहां सड़क पर एक मगरमच्छ भी देखने को मिला। दरअसल राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई जिससे वहां बाढ़ के हालात बन गए। ऐसे में अब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के नए विधायक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सड़कों पर खुले में बिकने वाले सभी नॉनवेज फूड स्टॉल को हटाने के निर्देश देते दिखे। दरअसल हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक सरकारी अधिकारी को फोन कर चेतावनी दी कि सड़कों पर खुले में कोई भी नॉनवेज फूड नहीं बेचा जाना चाहिए। जब बाल मुकुंद ये बातचीत कर रहे थे तो वो कई लोगों से घिरे हुए थे। विधायक ने अधिकारी से कहा कि शाम तक रोड पर ऐसे नॉनवेज फूड स्टॉल नहीं दिखने चाहिए। बाल मुकुंद आचार्य ने इस चुनाव में 974 वोटों से जीत हासिल की है। हरियाणा कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का एक जबरदस्त फैन भी पहुंचा। दरअसल जींद के रहने वाले इस प्रशंसक ने अपने शरीर पर दीपेंद्र हुड्डा के बड़े टैटू बनवाए हैं। ये टैटू संदीप ने अपनी पीठ और छाती पर लगवाया। इतना ही नहीं, संदीप ने दीपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार से जुड़ी जानकारियां भी अपने शरीर पर लिखवाई हैं। पुणे के पिंपड़ी चिंचवड़ में एक रिवर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया जिसमें 30,370 साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया। इसके जरिए इंद्रायणी नदी की स्वच्छता और संरक्षण का संदेश दिया गया। ये छठा मौका है जब वहां इंद्रायणी नदी साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। इस साइकिल रैली में 30,370 से ज्यादा साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया। यूपी के औरैया में कुछ लोगों को एक बाइक से स्टंट करना महंगा पड़ गया। दरअसल वहां एक बाइक पर 5 लोगों के बैठने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दिख रहा है कि ये सभी लोग एक ही बाइक पर सफर कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो ट्रैफिक पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया और बाइक का चालान काट दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर रिश्तों की मजबूती से जुड़ी है। ये बात दुरुस्त है कि आपका रिश्ता तभी टिकता है जब आप रिश्ते को लेकर गंभीर होते हैं, लेकिन गंभीर होने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपकी बातचीत या फिर एक्सप्रेशन में भी गंभीरता हो। रिश्ते में कमिटमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन अपने साथी के साथ बात करते हुए आपका मजाकिया होना बहुत जरूरी है। एक नई स्टडी के मुताबिक जो हंसी मजाक करते हैं उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है और जो गंभीरता दिखाते हैं वो रिश्तों में कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्तों के लिहाज से ये स्टडी अहम है, इसलिए इसे लेकर जानकारी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी प्यार में या रिश्तों में चुनौतियां तो हैं, सवाल है कि रिश्ता बने कैसे, रिश्ता आगे चले कैसे। कुछ लोग रिलेशनशिप को गंभीरता से लेते हैं और इस चक्कर में खुद बहुत गंभीर हो जाते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि प्यार कोई मजाक नहीं, इसलिए वो अपने पार्टनर के साथ हल्की फुल्की बातें नहीं करते। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो खुलकर हंसी मजाक करते हैं, कभी किसी बात से गुदगुदाते हैं तो कभी लतीफा सुनाकर हंसाते भी है। किसी को लग सकता है कि मजाकिया स्वभाव वाले लोग रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि नई स्टडी के मुताबिक जो पार्टनर्स जितना मजाकिया होंगे उनका प्यार उतना ही ज्यादा गहरा होगा। ये स्टडी रिश्तों के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर जानकारी वाला हॉर्न बजाया जाए। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के 2 प्रोफेसर्स ने 108 जोड़ों पर एक स्टडी की। स्टडी में सामने आया कि जो पार्टनर्स आपस में ज्यादा ह्यूमरस यानी मजाकिया होते थे, उनका रिश्ता बाकी जोड़ों की तुलना में काफी मजबूत था।
साथ ही ऐसे पार्टनर्स अपने रिश्ते को आगे भी ले जाना चाहते थे। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि जैसे जैसे रोमांटिक पार्टनर्स मजाकिया होते जाते हैं, उनका रिश्ता भी मजबूत होता जाता है। दूसरी ओर एक दूसरे के साथ मजाक कम या नहीं करने वाले कपल्स की रोमांटिक लाइफ कमजोर देखी गई। इस स्टडी के लिए 7 दिनों तक जोड़ों से उनकी बॉन्डिंग और आपस में होने वाले हंसी मजाक के बारे में पूछा गया। इसके आधार पर रिसर्चर्स का दावा है कि मजाक करने वालों का रिश्ता तो मजबूत होता ही है, साथ ही मजाकिया लोग संभावित पार्टनर को अट्रैक्ट भी जल्दी कर पाते हैं। यानी जो हंसते हंसाते रहते हैं, उनके किसी भी रिश्ते में आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि मजाकिया शख्स में लोगों को बेहतर पार्टनर नजर आता है। नई स्टडी के मुताबिक रिश्तों के मामले में मजाकिया होना फायदेमंद है, क्योंकि मजाकिया लोग भरोसेमंद पार्टनर साबित होते हैं। मजाकिया लहजा लोगों को ज्यादा आकर्षक बनाता है। रिश्ता टूटने की 3 बड़ी वजहों में एक है ह्यूमर की कमी, जबकि साथ हंसने से पार्टनर्स के बीच बॉन्डिंग मजबूत होती है। देखा जाए तो बात बहुत साफ है। अगर 2 लोग किसी बात पर एक साथ हंसते मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के जोक्स समझ पाते हैं, तो दोनों को लगता है कि उनकी सोच एक जैसी है। ये भावना ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की एक टीम ने दुनिया की सैकड़ों रोमांटिक पार्टनर से बातचीत की, उनको समझा और अपनी स्टडी में पाया कि अगर रिश्ते में मजाकिया लम्हों की कमी हो जाए तो पार्टनर्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उनके बीच आपसी समझ और भरोसे में कमी हो जाती है, जो रिश्ते को अंदर से कमजोर करता है। यहाँ तक कि फ्लर्टिंग के दौरान भी जब अपने पसंदीदा शख्स को आकर्षित करने की कोशिश होती है, मजाकिया अंदाज ज्यादा कारगर साबित होता है। यानी गंभीर इमोशनल लव स्टोरी या शायराना बातों की तुलना में शरारत भरा कमेंट ज्यादा असर कर जाता है, क्योंकि उसे सुनकर सामने वाले को हंसी आएगी और इस अदा पर उसका दिल भी आ सकता है। साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि जिनके पास ह्यूमर है वो रिश्ता बनाने और निभाने दोनों में सक्षम होते हैं, जबकि साथ जीने और मरने वाली भारी भरकम बातें करने वाले रिश्ते में कमजोर पड़ जाते हैं। तो अच्छा है कि लव के मामले में पार्टनर के साथ थोड़ा कैजुअल हो जाइए और ये जरूरी बात अपने यार दोस्तों और करीबियों को भी बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मजबूत रिश्ते के लिए हंसी मजाक क्यों जरूरी है, इसका हमारी भावनाओं पर क्या असर होता है, इसे हमने समझा डॉक्टर स्नेहा शर्मा से। सीरियसनेस या गंभीर मुद्दों पे जो डिस्कशन है, चर्चा है, एक दूसरे के जो नीड्स हैं उनका एक डिस्कशन होना और आपस में पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट कॉन्स्टेंटली अगर रिलेशनशिप में एक ही इमोशन आ रहा है तो जो ह्यूमन नीड है, जो कि हर तरह की इमोशंस की रहती है, जैसे कि अगर हम खुश फील कर रहे हैं तो उसको अपने पार्टनर के साथ शेयर करना, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर चिंतित हैं तो उसको पार्टनर के साथ शेयर करना। सिमिलरली अगर हमें मजाकिया और कंफर्ट और वार्मथ फील करना है तो वो भी एक पार्टनर के साथ फील करने का अलग ही मजा है। और उस इंटीमेसी को डेवलप होने के लिए जहां आप सारे तरह के इमोशंस फील कर पाएं और शेयर कर पाएं, बहुत जरूरी है कि एक कंफर्ट या एक ह्यूमर का रहना रिलेशनशिप में, जिसमें नोकझोंक हो रही है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक हो रहा है और लाइटर नोट पे मोस्टली चीजें डिस्कस हो रही हैं, ताकि जब सीरियस चीजें आए और सीरियस चीजों पे डिस्कशन हो तो वो क्लियरली कन्वे हो पाए। ऐसा ना लगे कि हर चीज ही अगर सीरियस वे में डिस्कस हो रही है तो कई बार उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लूज हो जाता है। जबकि अगर रिलेशनशिप में सारे रेंज ऑफ इमोशंस हैं जो आप पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के लिए भी बहुत इजी हो जाता है ये समझना कि कौन सी जो चीजें हैं वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है, या कोई कौन सी चीजें हैं जो आप लाइटर नोट पे ले सकते हैं, और कौन सी चीजें जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है और वो एक सीरियसनेस के साथ ही कन्वे हो रही हैं। तो इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, आप एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली रह पाते हैं, आप अपने इमोशंस या अपनी पूरी इंटरनल फीलिंग्स जो हैं या अपने इंटरनल थॉट्स हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं।
मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी की पार्टी ने किया कमाल। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे, जहां पर देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 4 राज्यों के बाद मिजोरम विधानसभा चुनाव के भी नतीजे घोषित हो गए। वहां की 40 विधानसभा सीटों में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने जीत हासिल की। वो 27 सीटें जीतकर मिजोरम की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं अब तक सत्ता में रही मिजो नेशनल फ्रंट 10 ही सीटें जीत सकी और सीएम जोरमथंगा भी खुद चुनाव हार गए। जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा आईपीएस अधिकारी रहे हैं और वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में भी अहम जिम्मा निभा चुके हैं। हालांकि फिर अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वो 1984 में लोकसभा के सांसद भी चुने गए थे। अब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राज्य में सीबीआई को किसी भी जांच की मंजूरी देने का ऐलान किया। यानी अब सीबीआई को प्रदेश में जांच के लिए पहले सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की फिर संसद में एंट्री हो गई। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने सभापति के सामने राघव चड्ढा की वापसी के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद राघव चड्ढा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले थे। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और अपने पिता को यूपी की बांदा जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कराने की मांग उठाई। उमर अंसारी का कहना है कि बांदा जेल में उनके पिता की जान को खतरा है, इसलिए मुख्तार अंसारी को यूपी से बाहर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में नौसेना दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में मेड इन इंडिया का डंका बज रहा है। वहीं इस खास मौके पर नौसेना ने भी शौर्य का प्रदर्शन किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को रावत रेवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। वहीं अब अदालत बुधवार को ये फैसला सुनाएगी कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो सीलबंद लिफाफे में ही रहेगी या बाहर भी आएगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है और अब 2024 में जीत की हैट्रिक का दावा किया जा रहा है। जी हां, एक तरफ उत्तर भारत से लगभग उखड़ गई कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के अपने साथियों की भी फटकार झेलनी पड़ रही है। वहीं बीजेपी गदगद है, क्योंकि उसके लिए 2024 में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम की गारंटी और भी पुख्ता हो गई है। जनहित के लिए समर्पण होता है तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सीटों का बंटवारा करते, ज्वाइंट कैंपेन करते तो इन चुनाव के नतीजे दूसरे। प्रधानमंत्री के चेहरे के दम पर राज्यों में जो जीत मिली है, उसके बाद पार्टी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में भी जीत की गारंटी हो सकते हैं। इरादा इस कदर बुलंद है कि अब दावे 400 के पार जा रहे हैं। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है। जिस तरह से अब लगता है सारे देश ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी आराम से क्लियर मेजॉरिटी से 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 सीट जीते। मिशन 400 पार। मिशन 400 यकीनन बीजेपी की 3 बड़ी जीत के बड़े सियासी मायने हैं। अब देश के 17 राज्यों में बीजेपी या तो खुद या सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार में है, जबकि हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कांग्रेस उत्तर भारत से साफ हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये तस्वीर बीजेपी को बम करने वाली है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही कांग्रेस लड़खड़ा गई है। बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, न बीसी की जीत है, न बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है।
कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। ये हम समीक्षा का विषय है जो हमारी पार्टी बैठ के करेगी कि क्या वजह थी कि हम अच्छी गारंटियां दे के भी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे के भी, महतारी योजना दे के भी क्या लोगों तक पहुंचाने में विफल हुए। तो ये समीक्षा पार्टी करेगी। कहने की जरूरत नहीं कि 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस के लिए संभलना आसान नहीं होगा। वैसे बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। नफरत और मोहब्बत के जिन सियासी जुमलों से राहुल अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे थे, अब कांग्रेस उन्हीं लफ्जों में तंज झेल रही है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। कांग्रेस को हार का ही दुख नहीं है। नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन के साथियों ने जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई और उसी का नुकसान इन चुनाव में हुआ। तो बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। असल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत के लिए इतनी आश्वस्त थी कि समाजवादी पार्टी और जेडीयू को भाव तक नहीं दिया। सीटें नहीं दी तो नहीं दी, लेकिन इस दौरान इंडिया गठबंधन की बैठक तक नहीं बुलाई गई, तालमेल की चर्चा तक नहीं हुई। इसलिए अब सहयोगी पार्टियां भी कांग्रेस को उसी लहजे में जवाब दे रही है। अब 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जहां से आगे की राह साफ होगी। जाहिर है इसमें सहयोगी पार्टियां ज्यादा बुलंद होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच शेयर बाजार भारी बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स 1384 अंक उछलकर 68,865 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 419 अंकों पर चढ़ा और ये 20,687 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वैसे दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 68,918 का रिकॉर्ड स्तर भी छुआ। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत और जीडीपी बढ़त दर समेत दूसरी वजहों से सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के भाव चढ़े। सोना 450 रुपए महंगा हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 64,300 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत अभी भी 80,200 रुपए पर स्थिर है। केंद्र सरकार ने गेहूं और टूटे चावल को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब करीब 9 लाख टन टूटे चावल और लगभग 35,000 टन गेहूं और गेहूं उत्पादों को निर्यात किया जा सकेगा। सरकार ने NCEL यानी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को इसकी मंजूरी दे दी। इसके तहत भूटान, सेनेगल, गाम्बिया और इंडोनेशिया को ये अनाज और इससे बने उत्पाद जैसे मैदा, सूजी, आटा वगैरह भेजे जाएंगे। पहले सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखने के लिए एहतियातन इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। मारुति सुजुकी ने भारत में जिम्नी का थंडर एडिशन लॉन्च कर दिया है। SUV का ये स्पेशल एडिशन
रेगुलर मॉडल के मुकाबले 2 लाख रुपए सस्ता है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 10 लाख रुपए है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 14 लाख रुपए तक है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारत सरकार की आरोग्य मैत्री योजना के तहत वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की टीम ने एक ऐसा अस्पताल तैयार किया है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी ले जाया जा सकता है। यही नहीं, इस मिनी अस्पताल का सेटअप महज 12 मिनट में तैयार हो जाएगा। मरीजों तक पहुंचेगा अस्पताल, 72 बॉक्स में इलाज का पूरा इंतजाम। ये दुनिया का पहला चलता फिरता मिनी कॉम्पैटिबल अस्पताल है। आधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस अस्पताल को केंद्रीय सरकार ने प्रोजेक्ट भीष्म के तहत तैयार किया है, जो किसी भी आपदा या आपात स्थिति में पीड़ितों तक स्वास्थ्य मदद पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। मसलन इस अस्पताल में छोटे छोटे कुल 72 बॉक्स लगाए गए हैं, जिसमें अस्पताल में जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों को रखा गया है, और एक बॉक्स में करीब 15 से 20 किलो सामान स्टोर किया जा सकता है। इस अस्पताल के जरिए आपदा की स्थिति में करीब 200 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। इसके साथ ही मिनी अस्पताल में 6 क्रू मेंबर यानी 1 डॉक्टर, 2 पैरामेडिकल स्टाफ और 3 सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद होंगे। यानी कि इन 72 बॉक्स के भीतर अस्पताल की हर वो जरूरी चीज मौजूद होगी जो आपदा की स्थिति में ग्राउंड जीरो तक चाहिए होती है। कि आरोग्य मैत्री योजना के तहत इसको बनाया गया है। और इस जो क्यूब देख रहे हैं आप, इसे क्यूब तो मैं क्या ही बोलूं, ये एक अस्पताल ही है, जीता जागता अस्पताल। और ये दुनिया में अपनी तरह का पहला अस्पताल है, क्योंकि अब तक ऐसे कई मिनी क्यूब्स तो बने जो किसी भी डिजास्टर के वक्त इस्तेमाल होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसमें अलग अलग वेरिएशन भी है। मान लीजिए कहीं किसी को सांप ने काटा, कोई आपदा आई, डायरिया जैसी सिचुएशन। खास बात यह है कि ये जो क्यूब्स हैं ये 12 मिनट में ओपीडी बनकर भी तैयार हो जाते हैं। खास बात है कि जरूरत के वक्त इस अस्पताल को कहीं भी किसी भी देश में ले जाया जा सकता है। इसमें 2 स्कैनर भी लगाए गए हैं, जिसके जरिए बॉक्स में रखी दवाइयों का पता लगाया जा सकता है, और भीष्म ऐप का इस्तेमाल कर आसानी से मिनी अस्पताल का सेटअप किया जा सकता है। हम बैटरी बैकअप भी दे रहे हैं, हम फ्रिज भी दे रहे हैं। कुछ दवाइयां होती है जिनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उसके लिए हम फ्रिज भी दे रहे हैं। हमने इसी स्लॉट में, ये 15 बाय 15 के स्लॉट में फिक्स होने के लिए हमने जनरेटर स्पेशली बनवाया है। आपको वो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। हमने टेंट दिए हैं। हम इन टेंट से हम करीब 5 से 7 स्टेशन बना सकते हैं, जिसमें ओपीडी स्टेशन है, लैब स्टेशन है, सर्जिकल स्टेशन है, माइनर सर्जरीज करने के लिए। यही नहीं, इस पूरे अस्पताल को ऑपरेट करने के लिए एक पावर बैंक भी दिया गया है, जिससे ब्लड टेस्ट के साथ साथ एक्सरे भी किया जा सकता है। इसमें आप 40 टाइप्स के जितनी बायोकेमिस्ट्री एंड ब्लड टेस्ट कर सकते हो, जैसे LFT, KFT, मल्टीविटामिन, शुगर, क्रिएटिन, टोटल बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कर सकते हो। और ये डिवाइस जो है टोटल 40 वॉट पे ऑपरेट करती है, यानी किसी भी फील्ड स्टेशन पे, आप किसी भी हिल्स पे हो, कहीं भी पावर सर्ज हो रही है आपको, ये 3 स्टेप पावर एनेबल्ड डिवाइस सोलर, बैटरी और करंट तीनों से चलती है। छोटे छोटे बॉक्स में पूरे अस्पताल को पैक करना भी एक बड़ी चुनौती थी, लिहाजा इस अस्पताल को खास तौर पर डिजाइन भी किया गया है, जिसका आसानी से किसी भी दुर्गम इलाके में सेटअप किया जा सकता है। हमने एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया है। एल्यूमिनियम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी लाइट। बहुत हल्का होता है। प्लेन भी उसी का बना होता है, एल्यूमिनियम का। तो इसीलिए हमने डब्बा भी एल्यूमिनियम का बनाया है। ये स्ट्रेचर बेड भी एल्यूमिनियम का बनाया है। बड़ी बात है कि ये अस्पताल पूरी तरह से मेक इन इंडिया है, जिसका 85% तक का काम भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने किया है, जो पूरी दुनिया में किसी भी परिस्थिति में मरीजों तक पहुंचकर उनका इलाज करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी छात्रों के लिए हुई एक अच्छी पहल की। IIT बॉम्बे ने प्लेसमेंट सीजन में छात्रों का तनाव कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। IIT बॉम्बे के स्टूडेंट वेलनेस सेंटर ने पवई कैंपस में एक रिचार्ज जोन बनाया है। ये रिचार्ज जोन छात्रों को प्लेसमेंट सीजन के दौरान होने वाले तनाव और चिंता से मुक्त करने में मदद करेगा। इस जोन में छात्रों को पेट थेरेपी, फुट स्पा, आर्ट और योग के जरिए तनाव दूर करने की
मदद की जाएगी। दरअसल 1 दिसंबर से शुरू हुए प्लेसमेंट सीजन के दौरान इन हाउस काउंसलर से सहायता मांगने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्टूडेंट वेलनेस सेंटर ने काउंसलर की संख्या बढ़ाने के साथ ही छात्रों की मदद के लिए कुछ और विशेष कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि जिन छात्रों ने रिचार्ज जोन में मिल रही सेवाएं ली हैं, उन्हें उससे काफी सुकून मिला है। इस रिचार्ज जोन को उस ब्लॉक के पास बनाया गया है जहां पर छात्रों के प्लेसमेंट इंटरव्यूज चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी स्टूडेंट्स वेलनेस सेंटर के 7-8 काउंसलर जुड़े हुए हैं जो कि छात्रों का तनाव दूर करने में मदद करते हैं। IIT बॉम्बे के पवई कैंपस में शुरू की गई इस पहल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो इनिशिएटिव लिया IIT बॉम्बे ने, आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा या फिर जरूरी है? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि IIT बॉम्बे का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्लेसमेंट के सीजन में इवन नाउ जबकि कंपनीज में रिसेशन हिट हुआ है एंड जॉब्स काफ़ी डिक्लाइन हो रही हैं और इस सिचुएशन में जहाँ पे काफ़ी लोग मतलब काफ़ी जगह पे प्लेस हो रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो वहाँ पे मोस्टली काफ़ी इंटरव्यूज होते हैं बच्चों के, एक दिन में काफ़ी 4-4, 5-5 इंटरव्यूज होते हैं। तो वहाँ पे इसको लेके कि मतलब काफ़ी डिप्रेसिंग सा माहौल होता है कि किसमें मेरी लग पाएगी किसमें नहीं लग पाएगी, तो उसके लिए ठीक है आप रिलैक्सेशन मोड में जा सकते हैं। और IIT बॉम्बे का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, जिससे मतलब आप एक कुछ टाइम के लिए यू कैन फील कि एक मतलब इस माहौल से बाहर जाके एक कोजी एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को आप रिलैक्स कर सकते हो। ताकि रिचार्ज जोन में यहाँ तक की सुविधा है कि आपके वहाँ पे पेट्स भी रखे गए हैं, आप चाहो तो वहाँ पे डॉग्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। कई लोग को उससे उनकी एनर्जी बूस्ट होती है कि अपने डॉग्स के साथ कुछ देर के लिए खेल लिया। आप फूड मसाज ले सकते हो। अच्छी बात यह है कि जो लोग फूड मसाज करने के लिए आए हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं लेकिन उन्हें फूड मसाज आता है, तो लगता है कि ये दो तरफा काम, मतलब दो लोगों को फायदा हो रहा है। सर मेरे को एनिमल्स का लगता है क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में पेट्स है वगैरह है, तो उनको आदत है कि हाँ हमें इससे रिलैक्सेशन मिल जाता है, मैं स्ट्रेस बस्टर है। तो हाँ मुझे लगता है कि एनिमल्स वाला है, बाकी मुझे दूसरा ऑल्टरनेटिव तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि स्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 4 साल का स्ट्रेस वो मेनली अब दिखता है कि हाँ कितना होगा, क्योंकि मेन तो मेजॉरिटी के लिए तो प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं बच्चे। अगर अब एक दिन में कभी कभार ऐसा होता है कि वो ना लंच कर पा रहे हैं ना ब्रेकफास्ट कर पा रहे, एक किसी के 2-2 किसी के 3-3 इंटरव्यू चल रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो हाँ मेरे को लगता है कि एनिमल्स का हल्का फुल्का है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। पहला कोई इंटरव्यू अगर बंदा दे रहा है प्लेसमेंट के लिए तो काफ़ी प्रेशर तो होता है और उसको हैंडल कुछ बंदे नहीं कर पाते, तो उनको बेसिकली थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया IIT बॉम्बे ने, जो हर IIT में होना चाहिए, क्योंकि बंदा कई बार कोर्सेज में भी उसको डिफिकल्टीज आती है करने में, जिस वजह से बैक वगैरह हो जाती है, तो बंदा उसको प्रेशर हैंडल करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है ऐसे कोर्सेज से। तो ऐसे हर IIT में बंदे के लिए होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं जो कि कम से कम इस इनिशिएटिव के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। उनका मानना है कि जब आप 4 साल बाद प्लेसमेंट के लिए जाते हो, जिस तरह के मेंटल स्टेट में होते हो, खुद को संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। जाहिर तौर पर ये एक अच्छी पहल है और इसे बाकी IITs को भी अडॉप्ट करना चाहिए। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। आईफोन के लिए WhatsApp का नया फीचर। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। उड़ान योजना से अब तक 130 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया। ये जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। उनके मुताबिक इस सस्ती हवाई योजना के तहत देश के 76 हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। साथ ही अगले साल 2024 तक 100 ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू हो जाएंगे जिनका इस्तेमाल या तो कम होता है या फिर नहीं किया जा रहा है। आईफोन में WhatsApp के जरिए शेयर की जाने वाली तस्वीरों की क्वालिटी में अब गिरावट नहीं आएगी। दरअसल कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, इससे तस्वीर को ओरिजिनल क्वालिटी में भेजा जा सकेगा। IIT रोपड़ में डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इसके तहत कुल 13 स्टार्टअप चुने गए हैं। इसमें कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप और नएपन को बढ़ावा देने के लिए इस समृद्धि योजना की लॉन्चिंग की गई है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।